अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ मोहसिन अली। हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और हम एक मेन टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एविडेंस ऑफ एटम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एटम को ऑब्जर्व किया गया। एटम को ऑब्जर्व करने के लिए बच्चों दो तरह की माइक्रोस्कोप यूज हुई। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी उसका नेम है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, इसके अंदर एक खास किस्म की लाइट को यूज किया जाता है। उस लाइट का नेम है विजिबल लाइट, जिसको हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं। इसके अंदर यूज होने वाली लाइट को कहते हैं विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट कोई और लाइट नहीं, ये ही लाइट है जिसके अंदर हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस विजिबल लाइट की बच्चों वेवलेंथ की रेंज है, बुक में बताया गया है कि ये 500 नैनोमीटर तक ऑब्जेक्ट को मेयर कर सकती है या इससे ज्यादा को। मेन जो इसकी वेवलेंथ की रेंज है वो मैं आपको बता दूं, वो है 450 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। इस रेंज के अंदर ये चीजों को ऑब्जर्व कर सकती है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट यूज हो रही है उसकी रेंज कितनी है, 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। लेकिन बच्चों एटम का साइज इस रेंज से बहुत ज्यादा छोटा था। एटम का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली है 0.2 नैनोमीटर की रेंज में। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बहुत ज्यादा छोटी थी। एटम का जो साइज था विजिबल लाइट की रेंज से बहुत छोटा था, तो इसमें हम एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सके। तो एक और माइक्रोस्कोप यूज हुई जिसका नेम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज इलेक्ट्रॉन बीम है। जैसे हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में मैंने बताया विजिबल लाइट को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम किसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को। इलेक्ट्रॉन बीम की जो बच्चों वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली एटम के साइज के इक्वल है। एग्जैक्ट एटम के साइज के इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको, तकरीबन मतलब उसका जो उसकी वेवलेंथ है वो एटम के साइज के इक्वल है। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को ऑब्जर्व करने के कुछ काबिल हुए थे। ये नहीं है कि हमने उसको बिल्कुल एक्यूरेटली मेयर नहीं कर सके या उसको ऑब्जर्व नहीं कर सके, मतलब कुछ हम एविडेंस उससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमें मिल सके थे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आपकी बुक में एक पिक्चर ली गई है, एक डायग्राम दिखाई गई है। वो मैं जरा डायग्राम ड्रा कर देता हूँ, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ इस तरह की लाइंस आपको मिलेंगी।
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है और बताया गया है कि ये जो ब्लू कलर्स की लाइंस हैं जिनको मैंने ब्लू कलर से ड्रा किया है इनको नाम दिया गया है ब्राइट बैंड का। ये वाली जो लाइंस हैं ब्लू लाइंस इनको नाम दिया गया है ब्राइट बैंड्स। और इन ब्लू लाइंस के दरमियान जो स्पेस है इनको नाम दिया गया है डार्क बैंड्स का। ये जो स्पेस है ब्लू लाइंस के दरमियान इनको नाम दिया गया है डार्क बैंड्स। अब ये ब्राइट बैंड और डार्क बैंड का चक्कर क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो पिक्चर ली गई है ये ग्रेफाइट की पिक्चर है। ग्रेफाइट का एक सैंपल लिया गया था, ठीक है, ये उसकी पिक्चर है और इस का जो साइज था ग्रेफाइट के सैंपल का उस साइज से इससे 15 मिलियन टाइम इनलार्ज करके दिखा गया, ठीक है। सपोज अगर ये जो सैंपल लिया गया है इसका 5 की रेंज में कोई मतलब के साइज है तो उस 5 को 15 मिलियन टाइम इनलार्ज करके देखा गया। तो देखने पर इस तरह के हमें बैंड्स मिले, डार्क बैंड्स एंड ब्राइट बैंड्स। अब ये ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स क्या हैं, ये बच्चों असल में कार्बन के जो एटम हैं, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन ही है ना मेन, क्योंकि कार्बन के दूसरी फॉर्म ग्रेफाइट है। कार्बन के जो एटम्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन है। अब आप कहेंगे कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का मीनिंग क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर देता हूँ। सपोज ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। सपोज हमने कार्बन का एक एटम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है। अब हम बाहर से इस पर क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्टमेंट कर रहे थे। बाहर से इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्टमेंट हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे ही बम्बार्टमेंट होगी वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी इस स्टेट से, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जिसमें कम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो किस स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और आपको पता है एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ये किस स्टेट में आ जाते हैं, अपने वापस घर में आ जाते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। और हमने बेसिक क्लासेस के अंदर भी पढ़ा, बोर की थ्योरी के अंदर भी, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से नो एनर्जी लेवल में आता है तो क्या करता है, एनर्जी खारिज करता है, एनर्जी इमिट करता है। यहाँ पे तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो अंदर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ इसने मूवमेंट की, एक्साइटेड स्टेट की तरफ गया, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा या फिर ये दोबारा अपने आप को स्टेबल करने के लिए ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी खारिज करेगा। ये जो एनर्जी खारिज करेगा, ये मतलब एमिट करेगा, ये हमें ब्लू कलर्स की लाइन में मिल रही है जिसको हम ब्राइट बैंड्स कह रहे हैं, ठीक है। और ये डार्क बैंड्स क्या है, डार्क बैंड्स का मतलब है यहाँ पे कोई एक्साइटेशन और ना ही कोई डी एक्साइटेशन हो रही है। यहाँ पे जस्ट क्या है, एम्प्टी स्पेसेस है। मतलब ये जो दो ऑर्बिट्स के दरमियान खाली जगह है, इनको हमने किससे शो कर दिया, डार्क बैंड से। और ये जो ब्राइट बैंड्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही है। ये मेन इस डायग्राम को समझाने का मकसद ये था कि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि इसके अंदर ये डार्क बैंड्स और ब्राइट बैंड्स क्या हैं। होप सो कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आगे हम मेन बात करते हैं एविडेंस ऑफ एटम से रिलेटेड। 20th सेंचुरी के अंदर, इन 20th सेंचुरी एक्सरे की स्टडी हुई, एक्सरे की मदद से कुछ स्टडी हुई। एक्सरेज को यूज करके कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया गया एटम से रिलेटेड। अच्छा, एक्सरेज की मदद से हमें एटम के डायामीटर का पता चला। एटम का जो डायामीटर है एक्सरेज की मदद से उसकी जो वैल्यू है वो है 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। मेन
ये तो हम एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन हमें वैल्यू मिली किस फॉर्म में थी, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, इसको नैनोमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं? सिंपली इसको 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ होती है। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी? नैनोमीटर के अंदर। अब अगर इसको मैं और सिंपली करता हूँ तो ये क्या आएगी वैल्यू? 10 की वैल्यू, मतलब मैं इसको कॉमन करके ये वैल्यू सिंपल कर लेता हूँ, -1 आएगी नैनोमीटर। अब अगर मैं 2 से 10⁻⁻1 को डिवाइड करूँ तो आपके पास जवाब आएगा 0.2 नैनोमीटर। ये वाली वैल्यू हमें मिली थी एक्स-रे स्टडी के दौरान, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम नैनोमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो नैनोमीटर में हमारे पास जो वैल्यू आती है डायमीटर की, वो कितनी है? 0.2 नैनोमीटर डायमीटर है ये एटम का। इसको कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं। अगर एटम का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो किस फॉर्म में? स्फेरिकल फॉर्म में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ये जितना डिस्टेंस होता है, हम इसको क्या कहते हैं? डायमीटर। और ये वैल्यू कितनी थी एटम की? 0.2 नैनोमीटर। अब एक्स-रेज की मदद से हमें एक और चीज का पता चला, एटम के मैसेज का। एटम के जो मैसेज थे वो लाई करते थे, मैसेज ऑफ एटम lie in range between 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg के दरमियान। ये मैसेज की वैल्यूज हमें मिली थी एक्स-रेज की मदद से। अब ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा छोटी हैं, 10⁻⁻27 10⁻⁻25, चले किलोग्राम में भी हैं, लेकिन ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो इन वैल्यूज को डिस्कस करने के लिए एक यूनिट बना दिया गया था जिसे हम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसके ऊपर पूरे का पूरा एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है कि 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? वो बच्चों होती है 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ये आपने वैल्यू याद रखनी है और इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, इसको हम बड़ी डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। मेन आपका काम यह है कि आपने एविडेंस ऑफ एटम में 20वीं सेंचुरी के अंदर क्या वर्क हुआ, से क्या आपको मतलब ऑब्जर्वेशन मिली, ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और कंसेप्ट हम देखते हैं एटम से रिलेटेड, एटम के साइज से रिलेटेड। बताया जाता है कि अगर पेन की टिप से, ठीक है, एक मार्क लगा दिया जाए, सपोज ये मैंने मार्क लगाया पेन की टिप से, बताया जाता है कि एटम का साइज इतना छोटा है कि इस टिप के अंदर 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। 2 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख एटम होते हैं। तो इस टिप के अंदर कितने एटम्स होंगे? अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है कि इतना एटम का साइज छोटा है, इसके अंदर 20 लाख तक एटम हो सकते हैं। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, तो 2 मिलियन 20 लाख के बराबर होगा। इसमें कितने एटम्स हो सकते हैं? 20 लाख। ये सारी की सारी डिस्कशन बच्चों एविडेंस ऑफ एटम से रिलेटेड सी हो, सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।